सर के नाम से पिछले 2 साल में एक व्यक्ति, एक युवक लोकप्रियता के चरम पे पहुंच गया है। लगभग 1.25 करोड़ के आसपास, लगभग 1.5 करोड़ उसके फॉलोअर्स हैं सोशल यूट्यूब पे। और ऐसे में चूंकि उसे कई लोग, मेरे कई जानकार साथी कहते हैं ये तो कलाम है, वो राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़े हुए है। बहुत लोग इसी रंग का आवरण ओढ़ते हैं, जिस तरह से कहते हैं ना कि अपने यहाँ कालनेमी की बात की जाती है। और अब कुछ फैक्ट इसके सामने आए हैं। कल रेल मंत्री एक टीवी चैनल को बयान देकर कह रहे थे कि हम ऐसे कोचिंग सेंटर चलाने वाले को, नाम इसका नहीं लिया गया, हम उस पर नजर है। आज पूरे पटना में मीडिया उसके ऑफिस पहुंच गई और वो अपने आप को एक कहता हुआ नजर आया कि हम यदि छात्रों को कह देते तो देश पता नहीं जल जाता, हम ही कंट्रोल किए हुए। ये अहंकार भी उसे 2 साल के अंदर आ गया। 2 साल पहले उसे कोई नहीं जानता। जरा एक आध वीडियो उसका सुन लीजिए, उसके बाद चीजें थोड़ी साफ हो जाएगी। और बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे हैं कि इसको सुनाने की, पिज्जा खा लिया तो बवाल हो गया, कभी कुछ लाख सहने के बावजूद जब डटा रहा तभी ये हुआ। तो आपको 1 हफ्ते तक खड़े रहना है यहाँ पे, लेकिन याद रखिएगा पॉलिटिक्स एंट्री मत होने दीजिएगा, कोई भी पॉलिटिक्स एंट्री मत होने दीजिएगा। आप स्टूडेंट हैं, टीचर का सपोर्ट लीजिए, यही है। पॉलिटिक्स मत एंट्री देने पर खींचा लेना हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। और अगर इसके बाद भी नहीं मानेंगे लोग तो ये है फिजिकल प्रोटेस्ट। रेलवे बंद होगा, क्योंकि रेलवे जो है, और रेलवे के कर्मचारी भी इसमें साथ देंगे, क्योंकि जो आप कर्मचारी बैठे हैं ना, वो भी आप ऐसी समस्याओं को झेलेंगे आपके आने वाले बच्चों। ये आपने देख लिया सर। इसका एक थोड़ा सा अगला हिस्सा भी यदि सुन लेंगे, इसके बाद भी नहीं मानेंगे लोग तो ये है फिजिकल प्रोटेस्ट। रेलवे बंद होगा क्योंकि रेलवे जो है, और रेलवे के कर्मचारी भी इसमें साथ देंगे, क्योंकि जो आप कर्मचारी बैठे हैं ना, वो भी आप ऐसी समस्याओं को झेलेंगे आपके आने वाले बच्चों। तो आप सब लोग को ट्विटर पे 18 तारीख से, तो आज से ट्वीट करते रहना है, ट्वीट में कमी नहीं करते रहना है यहाँ पे। और 1 वीक, टोटल 1 वीक ट्वीट करना है। इतना याद रखिएगा, मंत्री जी जो हैं अश्विनी वैष्णव सर, ये फेवर में है, लेकिन जब तक ट्वीट नहीं करेंगे इनका कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये ट्विटर पे आप 1 हफ्ता करते रहना है। जितने लोग हैं सब लोग ट्वीट कीजिए, अन्य एग्जाम वाले भी ट्वीट कीजिए। एयरफोर्स का भी एग्जाम अटका के रखा है, सारे एग्जाम्स के लिए हम लोग परेशान हो गए हैं। पहले क्या होता था, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, नौकरी। अभी क्या होता है, ट्विटर कैंपेन, फिर पीटी, फिर ट्विटर, रिजल्ट दो। इस तरह से झमेला हो गया। मजबूरी में आदमी को ये सब बातें कहना पड़ता है। इंडिया का एक टीचर बोल दो जो इसके फेवर में है, कुछ टीचर फेवर में नहीं आए हैं तो उनके स्टूडेंट को कहते हैं कि आप टीचर्स को बोलिए, आप बोलेंगे तो उनको मजबूरी में आना पड़ेगा। बाकी अब जैसा होगा हम लोग तो इसको लेके रहेंगे बस, और कुछ नहीं जानते हैं, इसको सुधारना ही पड़ेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। इसमें एक विश्लेषण इसका जो मैं देख रहा था, उसमें ये भी कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी आप कुछ मिनटों में, 15 मिनट में आप फंस गए तो आप परेशान हो गए, और हम इतने दिन से फंसे हुए हम परेशान नहीं होंगे। मतलब ये अहंकार पलने लगता है। और आज हमने देखा कुछ टीवी चैनल्स इसके पास गए, ये कह रहा है कि हम यदि नियंत्रण छोड़ दें तो पूरे देश में आग लग जाएगा। अब कुछ टीवी चैनल्स का की प्रोवोक कर रहा है कि किसान को ऐसे ही नहीं मिला है, छीना है, तुम इसीलिए प्रोटेस्ट करो, रेल रोक दो, पूरे रेलवे को ठप कर दो, इस तरह की बातें करना। और इसे लग रहा है कि यदि हमें, चूंकि ये सच भी है कि इसे इस बात का भरोसा है कि इतना ज्यादा फॉलोअर्स है इसका, कि लोग जो एक से खास करके सनातनी सोच जो है, अंधे इस रूप में होते हैं, इसे कलाम मानने लगे, इसे राष्ट्रवादी मानने लगे हैं। और इस नशे में इसे लगता है कि इसके ऊपर गिरेबान पे जो ही हाथ डाला गया तो लोग आग लगा देंगे। तो ये चीजें प्रयागराज में नहीं होता है, पटना में क्यों हो जाता है सर? पूरे बिहार में गया हो जाता है। नहीं, पटना में इसको देखिए, इस समय ये सारा बवाल जो है ये जिहादी है, दंगाई है, दंगाओं का मास्टरमाइंड है, और ये घोर भारत विरोधी स्लीपर सेल है। और मैं तो कहूंगा कि इसने कल जिस तरह से इसने जो वीडियो भी आपने देखा, जिस तरह से इसने खालिस्तानी गुंडों का महिमा मंडन किया, आप बता रहे प्रधानमंत्री पे हमले की साजिश के खिलाफ उसके समर्थन में ये बोला, तो ये ISI स्पॉन्सर्ड आदमी है, जिसको बहुत सलीके से, बहुत सुनियोजित तरीके से पहले स्थापित किया गया सोशल मीडिया में। ये अकेला थोड़ी, ऐसे बहुत से लोग हैं। एक वो ध्रुव राठी आता है, तो ये इसको पहले स्थापित किया गया एक सफेदपोश चेहरे के रूप में। और जिस तरह से ये छात्र आंदोलन को उन खालिस्तानी गुंडों के आंदोलन से 26 जनवरी के लिए दिन प्रेरणा लेके 26 जनवरी के दिन उनको भड़काने की कोशिश कर रहा है, देश में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। और मुख्यतः तो इसकी कोशिश यही थी कि बिहार से शुरुआत करके उत्तर प्रदेश में ये आग लगाई जाए,
लेकिन यहाँ पे नीतीश कुमार नहीं है मुख्यमंत्री, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ है मुख्यमंत्री। वो कुछ ही घंटों में सबकी समझ में आ गया, और वो समझ में आना था मनीष जी, उसका अभी उस पर हम लोग अभी बाद में चर्चा करेंगे कि ये कितनी झूठ, इसने सरासर सफेद झूठ, धूर्त अफवाह फैला के इसने दंगा भड़काया। इसके इसके आरोपों में कहीं कोई दम नहीं, उसके झूठ पर तभी हम लोग आते हैं। लेकिन मनीष जी, इस आदमी की जांच होनी चाहिए। मैं तो फेसबुक पे लगातार मैंने 3 पोस्टें लिखी कि इस आदमी इस आदमी को एनआईए हिरासत मिले, यूएपीए के तहत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, और इससे कठोरता से थर्ड डिग्री इसके ऊपर लगा के इसकी जांच होनी चाहिए कि आदमी है कौन। मनीष जी, आप भी सोशल मीडिया पर सक्रिय, मैं भी सक्रिय हूँ और खूब सक्रिय हूँ। ये एक से एक काबिल विद्वान लोग पढ़े हैं, शिक्षा जगत से ही संबंधित लोग पढ़े हैं। किसी का फॉलोवर 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ नहीं है, किसी के वीडियो 40 लाख 45 लाख नहीं देखे जाते हैं। और ये तो गंवार है, मतलब इसका तो मैंने 1 ही 2 वीडियो देखे, वो भी इस बवाल आने के बाद। ये नहायत गंवार, अनपढ़, और इसकी कभी वीडियो अगर आप ध्यान से देखें, मैंने 2 ही 3 देखे, उसमें पकड़ा कि ये कई बातें तो झूठ बोलता है, गलत बोलता है। इसको खुद जानकारी नहीं है समसामयिक विषयों की। और इतने गंवार व्यक्ति के 1.5 करोड़ फॉलोवर, 45 लाख व्यूअर कैसे हो जाते हैं आपको मनीष जी? मैंने कहा ना, इसलिए एनआईए इसकी जांच करे। ये टाइम्स नाउ ने आज से करीब 1.5-2 साल पहले की बात है, जब वो दलित सुप्रीम कोर्ट ने दलित आरक्षण में दिया था डिसीजन, तो एंटी इंडिया एक ट्रेंड चला था ट्विटर पे। और उसके 1.5-2 महीने बाद जब एजेंसियों ने ट्विटर के उसके ट्रैफिक की जांच की, तो उसमें से उस ट्रेंड में 89% जो ट्वीट थे वो पाकिस्तान से थे। बिल्कुल, वो पाकिस्तान से थे। और ये गंवार आदमी, इसका 1.5 करोड़ फॉलोवर हो गए। ये धंधेबाज आदमी है, ये प्रायोजित किया हुआ आदमी है। और इसके साथ जो कोचिंग वाले, देखिए मनीष जी, मैं क्योंकि मेरे पिताजी रेलवे में रहे हैं, तो मैंने बहुत करीब से रेल को देखा है, और उसका पत्रकार जीवन में तो और देखता रहा। मनीष जी, सबसे भ्रष्ट रेलवे में भर्ती थी। रेलवे की भर्ती भ्रष्टाचार का पर्याय हुआ करती थी। बिल्कुल सर, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। और मुझको ताज्जुब हुआ कि 2014 के बाद, कल ही अश्विनी वैष्णव ने कहा कि करीब 1.25 लाख भर्तियां पहले हो चुकी हैं, 35,000 ये हो रही थी। कहीं एक चर्चा नहीं सुनने को मिली, भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं। बिल्कुल एकदम इतने नीट एंड क्लीन अपॉइंटमेंट रेलवे में होगा, ये मेरी कल्पना से बाहर है। क्योंकि कल रेलवे का चरित्र तो नेतागिरी से लेकर घूसखोरी तक सारी भर्तियां ऐसे ही होती थी। बिल्कुल सर, यही कारण है कि देखिए कि रेल मिनिस्ट्री के लिए अपने देश में सबसे अधिक मारामारी यदि किसी मंत्रालय के लिए हुई है तो रेलवे के लिए। देखिए, आप याद कीजिए लालू प्रसाद यादव को, आप याद कीजिए बिहार में तो हमेशा से, चूंकि क्षेत्रीय छत्रपों का दौर रहा, 90 के दशक में 1989 में जब वीपी सिंह की सरकार आई, उसके बाद सबसे अधिक मारामारी रेल मंत्रालय के लिए हुई। रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, इन सब ने रेलवे मंत्रालय पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। आप और हम पत्रकार हैं, जानते हैं कि रामविलास पासवान क्या किस तरह से बोली लगती थी। लालू प्रसाद यादव का तो आईटी इनकम टैक्स का पूरा रिकॉर्ड है, किस तरह से नौकरी देने के लिए नाम पर लालू ने अपने बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टी बनाई, रेलवे की संपत्ति जो है तो आसपास में मॉल बनवाए। नीतीश कुमार दूध के धुले कितने सब जानते हैं कि वो किस तरह का तो ये रेलवे जो कितना बड़ा व्यापक है, जो आप कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा चूंकि ये याद नहीं रहे, ये समझना जरूरी है कि रेलवे मंत्रालय पाने के लिए मारामारी क्यों की, रेलवे का अलग बजट क्यों होता था, पूरा भ्रष्टाचार का खेल था जिसको खत्म किया गया। ये बौखलाहट इसी बात को लेकर के। इसकी मनीष जी, मैंने देखा ना कि रेलवे में भर्ती के 3 ही योग्यताएं थी। 3 चीजें आपके पास होनी, 3 में से कोई एक हो। पहले तो परीक्षा कक्ष से नकल शुरू होती थी। मैंने एक नहीं, मतलब दर्जनों के हिसाब से कापियां परीक्षा केंद्र से बाहर आके सड़क पर साल होते हुए, परीक्षा समय खत्म होने के 2-2 घंटे बाद जमा होते हुए देखी हैं। और ऐसा नहीं हर परीक्षा में ये होता था। उसके बाद अगर आप ये जुगाड़ नहीं कर पाते तो आपको कोई सिफारिश हो तो लग जाएगी, और नहीं तो फिर घूसखोरी अंतिम तो था ही कि पैसा दो भर्ती हो जाओ रेल में। ये काम पिछले 5-6 साल में बंद हो गया। और ये सब ठेके लेते थे, यही कोचिंग चलाने वाले कि निश्चित भर्ती की गारंटी, उनसे अनाप शनाप ये पैसा लेते थे। यहाँ पे योगी बाबा ने जब उत्तर प्रदेश में भी पकड़े गए पिछले 5 साल में कुछ लोग, वो सब कोई ना कोई कोचिंग सेंटर इधर उधर चलाते थे। ये इन लोगों की क्योंकि दुकानें हो गई बंद। खाली इसी में नहीं बंद हुई है मनीष जी, रेलवे की भर्ती नहीं, सारी सरकारी नौकरियों में भर्ती की इनकी दुकानें बंद हो गई।
और ये इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन का पहले अगर आपको ध्यान हो, उनका एक एक पन्ने के विज्ञापन निकला करते थे कि निश्चित सिलेक्शन, वो दुकानें इनकी बंद हो गई। तो ये तिलमिलाए बिलबिलाए तो बैठे ही हैं। और ये तो जिहादी मानसिकता का तो जिस तरह से दंगा भड़काने पे आ गया, तो इसके तो मैंने कहा ना, इसकी तो जांच एनआईए से होनी चाहिए, इसको यूएपीए के तहत गिरफ्तार करके इसका 3rd डिग्री टॉर्चर हो, और तब ये कबूलेगा कि इसके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं। सबसे खास मैंने कहा ना कि एक से एक विद्वान, ये मतलब उनके मनीष जी, उनके 10% नहीं है, इसके 1.5 करोड़ फॉलोवर, इसके 1.5 करोड़ फॉलोवर। ये और इसके कुमार एक बहुत महत्वपूर्ण बात सर कह रहे हैं कि ये ये परमाणु रिसर्च सेंटर के नाम से पाकिस्तान में जो चैनल है उसी ढंग से इसने चलाया है ये, और पाकिस्तान में इसे खूब देखा जाता है, पाकिस्तान में खूब लोकप्रिय है। वैसे देख कई लीजिए बार वो आप। बड़ा एक्टिंग के लिए गाली गाली खूब देता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, बड़ा हाँ क्योंकि हाँ यहाँ पर जो जो लोग हैं जो इमोशनल है, वो इमरान खान को गाली देने मात्र नहीं, और खान ने इमरान को गाली दिया, अरे मियाँ जी होगी हाँ। इमरान को गाली दिया पाकिस्तान, तो आधे लोग उसी में निछावर हो जाते हैं, उसके बाद उसको कुछ भी करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है सर। इस पे अब आपकी अब टिप्पणी के साथ जी हाँ जी जी जी। हाँ, नहीं नहीं मनीष जी, वो तो बताया ना कि वो तो इमोशनल ब्लैकमेल ये करके किसी को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है इस देश में। वो धंधा इसने खूब अच्छे से किया। अब आ जाता है मनीष जी इसके झूठ पे, कि ये कोई वो नहीं कर रहा था, ये साजिश कर रहा था दंगे भड़काने की इस देश में। पहली बात तो जो भी आपने वीडियो दिखाया, इसको गिरफ्तार करके इससे पूछा जाए कि तुम्हारा बाप गया था रेल मंत्री के पास, जो कह रहा था कि नहीं नहीं अश्विनी वैष्णव हम लोगों के फेवर में है, मतलब जो लोग आरोप लगा रहे हैं उसके फेवर में है। ये खुद गया था कि इसका बाप गया था अश्विनी वैष्णव से पूछने, और अश्विनी वैष्णव ने बता दिया कि नहीं नहीं मैं इस परीक्षा प्रणाली से सहमत नहीं हूं, मैं छात्रों के साथ हूं। तो ये पहला तो इसने झूठ ये बोला। दूसरा मनीष जी, इसका वीडियो मैंने बड़े ध्यान से देखा जो इसको एनडीटीवी ने चलाया, क्योंकि एनडीटीवी तो खुल के बोलने का मौका दिया होगा इसको, तो मैंने कहा इसी को देखो। उसमें मनीष जी इसकी जो पहली शिकायत है कि एक एक रोल नंबर 4 4 5 5 बार कैसे आ गया। रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि 5 श्रेणियां थी, और अगर कोई बच्चा पांचों श्रेणियों को क्वालिफाई कर जाता तो हम उसको रोक कैसे देंगे। मगर मनीष जी उसके बाद वो नौकरी तो कहीं एक ही जगह करेगा ना, और एक पोस्ट के लिए 20 गुना, एक पोस्ट है तो 20 लोगों को चयन किया गया है, तो कहीं और जाएगा तो बाकी के जो 20 लोग हैं उनका चयन हो जाएगा उसमें से जो खाली करेगा ये। तो वो कोई मुद्दा कतई नहीं है, वो मुद्दा कतई नहीं है, क्योंकि 35,000 वैकेंसियों के लिए 7 लाख लोगों का चयन हुआ, कल रेल मंत्री ने बताया। और ये झूठ बोल रहा है कि 3,80,000 का चयन हुआ है। वे देश का रेल मंत्री बता रहा है कि 7 लाख कुछ हजार परीक्षार्थियों को हमने चयनित किया है। ये कल का बयान है उनका, बाकायदे चैनलों पे आके। और ये कह रहा 3 लाख, ये संख्या गलत बता रहा था। दूसरे वो जो 4 रोल नंबर आ गए, तो वो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि नौकरी तो एक ही जगह करेगा, तो बाकी जो 20 लोग हैं मेरिट के आधार पर चुन के उनमें से किसी को नौकरी मिल जाएगी। फिर मनीष जी मतलब कोई टीचर ऐसी बातें करेगा, कोई साला गंवार रिक्शे वाला, सफाई करने वाला, नाला साफ करने वाला जमादार अगर एक बात करे तो समझ में आता है। ये अपने आप को बड़ा रिसर्च स्कॉलर कहता है। ये कह रहा है कि वो ग्रुप डी के जो वैकेंसी थी उसमें कक्षा 12 न्यूनतम वो थी मिनिमम क्वालिफिकेशन, और उसमें बीए वाले आ गए। तो मनीष जी का मतलब ये इस देश में नहीं दुनिया में कोई ऐसा का कानून है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर 12th है तो बीए वाला उसमें इम्तिहान नहीं दे सकता है। अगर इसका अगर इस तरह से तो मनीष जी फिर आईएएस का मिनिमम क्वालिफिकेशन बीए है, तो एमए और पीएचडी करने वालों को जो है उनको बैन कर देना चाहिए कि तुम आईएएस में इम्तिहान नहीं दे पाओगे। मतलब ये इस देश में मूर्खों की, गंवारों की, धूर्तों की जमात इकट्ठा करना चाहता है। रेलवे जैसा संवेदनशील मंत्रालय, गंवारों की पूरी फौज तो आपको कई यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हाँ आप ये कह रहे हैं कि हम खान सर जिंदाबाद, क्योंकि इन्हें लगता है कि चलो, मैंने इसीलिए सर एक बार याद, ठीक 1 साल पहले जब मोटेरा स्टेडियम वाला मामला आया था नरेंद्र मोदी के नाम पर, इसने एक फर्जी वीडियो झूठ का बनाया था। उस वीडियो के बाद मैंने एक विश्लेषण उस दिन इसके खिलाफ किया था कि रवीश कुमार एंड गैंग इसका इस्तेमाल कर रहा है। मेरा आदमी मानना है कि सर ये पूरा एक गैंग है और ये रवीश कुमार जैसे लोगों के एजेंडे पर है, क्योंकि इसलिए कि जिस तरह से नौकरी वाला मामला एक सेंटिमेंटल है, इसीलिए क्योंकि देश में बेरोजगारी है और बेरोजगारी नहीं होती तो ये समझना जरूरी है। सर मैं तो भौचक रह गया, 1,25,लाख लोगों ने ये फॉर्म भरे, और ये मैं जब पहली बार जब मैंने 1 करोड़ देखा तो मुझे लगा झूठ होगा। कल मैंने एक टीवी चैनल पर स्वयं रेल मंत्री से सुना कि उन्होंने कहा 1,25,00,000 फॉर्म भरे गए। आप सोचिए 1,25,00,000 स्टूडेंट यदि किसी एग्जाम में बैठेगा तो एक ही नंबर पाने पर, मान लीजिए कि सिलेक्शन का आधार यदि 92 है 100 में, तो 92 नंबर पर ही कई लाख लोग होंगे।
तो उसका चयन उसमें से 2 लोगों का चयन कैसे होगा? ये इन चीजों को छोड़ के खान साहब, क्योंकि इसे लगता है कि कोई तो आया इस हताश व्यवस्था में, कोई तो आया जो मतलब इस सिस्टम जो आग लगा सकता है देश में। तो आपको क्या लगता है कि खान को ऐसा लग रहा है? क्योंकि देखिए मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल पर खैराती कुमारों के लिए एक मुर्गा मिल गया है और इसे मुर्गा के रूप में 2 चीज सर मैं चाहूंगा आप जवाब दें। क्या एक तो ये कि क्या ये मुर्गा एक बन गया है, और क्या आपको लगता है कि इसके पीछे बड़ा, जैसे आप याद कीजिए हार्दिक पटेल, जिग्नेश बिमानी और वो बिहार वाला वो कन्हैया कुमार, ये सब के सब स्वतंत्र लेवल पे काम कर रहे थे। कन्हैया कुमार भारत तेरे टुकड़े होंगे जेएनयू से, उसकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं थी। हार्दिक पटेल इतना बड़ा बन गया रातों रात, इस देश में उससे बड़ा कोई नेता नहीं था। गुजरात जैसे स्टेट में इतना बड़ा नेता बन गया, आज उसकी औकात देखिए क्या है। जिग्नेश बिमानी कितना बड़ा आदमी बन गया। तो क्या आप जो इसे इशारा करें कि प्लांटेड है, क्या आपको लगता है कि कल को ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहीं से बिहार का कहीं ढंग से किसी ढंग से ये इस ढंग से फैक्ट के रूप में सामने आएगा? क्योंकि नहीं, जितने उच्च कोटि का ये धूर्त था और जितने उच्च कोटि का ये गंवार है, तो कांग्रेस में एडजस्ट नहीं हो पाएगा। ये जाएगा आरजेडी में ही मेरे ख्याल से, इसको ज्यादा भविष्य वहां लगेगा। इतना धूर्त और इतना गंवार व्यक्ति कांग्रेस में एडजस्ट नहीं हो पाएगा, इसको आरजेडी में ही स्थान मिलेगा। और ये जो मनीष जी जो आपके उस पर आके कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, ये बता दूं ये कौन लोग हैं? ये वो निठल्ले हैं जो 7 लाख लोग जो चुने गए उनमें भी इनका नंबर नहीं लगा। ये नाकारा निकम्मे निठल्ले लोग, इनको छात्र कहना नहीं, लौंडे जिसे कहना चाहिए। ये नकारा निकम्मे वो लौंडे हैं जो 7 लाख लोगों में भी चयनित नहीं हो पाए और अपने माँ बाप के आंखों में पट्टी बांधने के लिए, उन पर धूल झोंकने के लिए अब ये बताना चाहते हैं कि बेईमानी हो गई। मनीष जी ये हमेशा होता था। जब मैंने हाई स्कूल इंटर पास किया तब यूपी बोर्ड का रिजल्ट जो होता था, ये समझिए 80 के दशक में, तो 28 से 35%, जिस साल 35% आ जाता था उस साल जश्न होता था कि बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। अन्य 28-30% रिजल्ट होता था, तो जाहिर सी बात है कि 70-72% लड़के फेल होते थे। तो उनमें से वो तो हमारे मोहल्ले में साथ पढ़ने वाले कई फेल होते थे। उनमें से मनीष जी कभी किसी को मैंने ये कहते नहीं सुना कि मैं अयोग्य था, मैंने पढ़ाई नहीं की थी, मैं नकारा था, निकम्मा था, इसलिए मैं फेल हो गया। उसके पास हमेशा कोई ना कोई एक बहाना होता था कि परीक्षा में ये जो है बेईमानी हो गई, इस वजह से मैं फेल हो गया। तो ये नकारा निकम्मे निठल्ले लोगों का ये धंधा होता है। और ये इसीलिए इनका ये मनीष जी जो पढ़ने वाला होता है, जिसको अपने भविष्य की चिंता होती है, जिसको जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहा होता है, वो रेलवे स्टेशन पे आके गुम्मे नहीं चलाता, रेलगाड़ियों में आग नहीं लगाता, इस गंवार को खान सर नहीं कहता। ये बता, मैं इसको गंवार ही कह रहा हूँ। इसके कोई वीडियो टैग देख लीजिए, सारी जानकारियां अधकचरी इधर उधर से बटोर। और मैंने कहा ये प्रायोजित है इसका। जैसा भी आपके कौन दर्शक जिन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान में ये खूब देखा जाता, देखा नहीं दिखवाया जाता है ताकि इसके व्यूअर बढ़े, इसके सब्सक्राइबर बढ़े, इसकी चेक। इसको तो मैं, अगर आपका दर्शक कोई जो आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ हो, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को जानकारी रखता हो, वो जरा अपने स्तर से एक बार इसकी जांच करे कि इसके जो सब्सक्राइबर हैं उनमें कितने पाकिस्तान से हैं और कितने हिंदुस्तान से हैं, या जो इसके व्यू आते हैं उनका ट्रैफिक कितना पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, सऊदी अरब में है, और कितना ट्रैफिक इसको हिंदुस्तान से मिलता है। ये जरा चेक करें, नंगा हो जाएगा, बेनकाब हो जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं इस देश की सरकार से कहूंगा कि एजेंसियों से जरा इसके चैनल के ट्रैफिक का जांच करावें कि इसको ट्रैफिक कहाँ से मिलता है, क्योंकि इतने गंवार आदमी के इतने हिंदुस्तानी नहीं हो सकते समर्थक या सदस्य। ये खुद कहता है कि मैं फेलियर स्टूडेंट रहा, मैं कभी ढंग से पास भी नहीं होता था। ये अपने स्टूडेंट लाइफ के बारे में कहता है कि मैं कभी ढंग से पास नहीं होता था मैं। हाँ, नहीं तो उसकी बातें सुन लीजिए ना, इसकी बातें सुन लीजिए। मनीष जी, बिहार के एक से एक विद्वान लोगों से मेरा सामना हुआ है, और वो ऐसे लोग होते थे कि जब वो बोलते थे तो मैं मुग्ध होकर उनको सुनता था। तो जो विद्वान व्यक्ति होगा वो इसकी तरह गंवारपन की गंवाई बातें नहीं करेगा। ये तो बुरी तरह से, मतलब क्या कहूं इसके लिए मैं। और अब तो ये बिल्कुल इसने अपने कपड़े खुद उतार दिए, जिस तरह से खालिस्तानी, वो तो मैंने ये वीडियो मैंने नहीं देखा था जो आपने अभी दिखाया, कि जब ये खालिस्तानी गुंडों का इस तरह से समर्थन कर रहा है तो सोचिए कि ये कौन आदमी है और किसका स्लीपर सेल है, कौन इसको फंड कर रहा है, कौन इसको फाइनेंस कर रहा है, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है। इसके कई सारे वीडियो जो हैं वो यूट्यूब ने डिलीट किए। इसका रोना रो रहा है, विक्टिम कार्ड खेल रहा है, ये खुद डिलीट किया था। ये नहीं बता रहा कि मोटेरा वाला जिसमें मैंने विश्लेषण किया था
उस समय भी बहुत सारे लोग खुद करके आए थे कि मनीष जी आप खान सर का विरोध कर रहे हैं। इसने मैंने सिर्फ इतना समझाया कि रवीश कुमार की तरफ से फर्जीवाड़ा फैलाया है। उस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पे नहीं रखा गया है। स्टेडियम एक पूरा जो ओवरऑल एक क्रिकेट का ग्राउंड है उसका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया। ये फर्जीवाड़ा फैलाया था। उस वीडियो को इसने खुद डिलीट कर दिया। सर बिहार में, चूंकि मैं बिहार से हूं, बिहार जब भी जाना होता है तो मैं देखता हूं कि आप अखबार के फ्रंट पेज पर यदि आप देखेंगे तो खैर इसका प्रभावित तो पूर्वी उत्तर प्रदेश भी है वैसे, लेकिन आप जैसे दिल्ली में देखेंगे हर अखबार का हमें पढ़ाया जाता है विज्ञापन की, टाइम्स ऑफ इंडिया को क्या विज्ञापन मिलेगा, दैनिक जागरण को क्या मिलेगा, पंजाब केसरी को क्या मिलेगा। एक टेस्ट है जो एक जर्नलिस्ट इसको बेहतर समझता है। बिहार में आप जाएंगे तो फ्रंट पेज जो होता है पूरा पेज वो कोचिंग सेंटरों का कब्जे में होता है। आप 60% यदि वहां के अखबारों को देखेंगे तो वो कोचिंग सेंटरों के एड से चलता है। टेलीविजन जो लोकल चैनल्स हैं उस पर कोचिंग सेंटर चलता है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई सरकार करने की हिम्मत कर सकती है बिहार जैसे प्रांत में? मनीष जी बिल्कुल आपने बहुत बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है। इन कोचिंग सेंटरों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए मनीष जी, इन कोचिंग सेंटरों पे प्रतिबंध लग जाना चाहिए। एक बात बताइए मनीष जी, आपने अपने बचपने से अपनी युवा अवस्था छात्र जीवन में देखा होगा, तब तो कहीं कोचिंग सेंटर नहीं होते थे, कहीं नहीं होते थे। लेकिन उस दौर में भी लोग आईएएस बनते थे ना, उस दौर में भी लोग इंजीनियरिंग कॉलेजों में सेलेक्ट होते थे ना। क्यों होते थे मनीष जी? वो वास्तविक प्रतिभाएं हुआ करती थी, वास्तविक प्रतिभाएं, और उनका एक स्तर हुआ करता था। ये कारखाने हो गए कोचिंग सेंटर कि तुमको टेक्निक बता देंगे, तुमको ट्रिक समझा देंगे, और उसमें ये वो मनीष जी लाखों रुपए फीस लेने लगे। और गांव में कस्बों में जो रहने वाली प्रतिभाएं थी जो इनको लाखों रुपए नहीं दे सकते थे, वो बेचारी दब गई, कुचल गई, उनकी हत्या हो गई, निर्मम हत्या हो गई। और वो वास्तव में प्रतिभाशाली लोग हुआ करते थे जो बिना किसी सहारे के पढ़ के अपनी जानकारी के आधार पे इस आईएएस में सेलेक्ट होते थे या इंजीनियरिंग कॉलेजों में जाते थे। तो इन्होंने तो प्रतिभा पलायन कर दिया एक तरह से। ये तो बड़े लोगों के, पैसे वालों के घरों के, उनको कुछ तो कोचिंग सेंटर उसमें जो इंजीनियरिंग कॉलेजों में तो ज्यादातर ही करते थे कि पेपर लीक करा देना, पेपर सेट करा देना, वो अपने हिसाब से इस ट्रिक से सेलेक्ट हो जाए। तो ट्रिक से आप इम्तिहान पास कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक से इम्तिहान पास किया व्यक्ति हिंदुस्तान में कोई जिला देश नहीं चला सकता जो आईएएस बन के। उसके लिए वही आदमी चाहिए जो आज से 30 साल पहले अपनी नैसर्गिक प्रतिभा के बल पे आईएएस बनता था। तो इनको, ये तो एक तरह से देश के लिए बहुत घातक है ये कोचिंग सेंटर। इनको बंद कराना चाहिए। सर कैसे, या क्या आपको लगता है कि जिसके इतने फॉलोअर्स हैं और जो खुद मुझे, चूंकि इसकी सुबह के आज कुछ टीवी चैनलों को बिल्कुल अहंकार में, एकदम बिल्कुल गंवारपन से और एक बड़ा स्ट्रेटजी के साथ अपने आप को सामान्य दिखाने की कोशिश करता, आज के डेट में करोड़ों का साम्राज्य इसके पास हो चुका हुआ ऐसा बताया जाता है। लेकिन इस व्यक्ति जिसको आप समझिए यूट्यूब पे 2000, 4000, 10,000 फॉलोअर्स होना बहुत आसान बात नहीं होती है, चूंकि इस फेस से हम भी गुजरे हुए हैं दिन रात मेहनत के बाद भी। लेकिन इस आदमी को मात्र 2 साल में, 2 साल कोरोना काल में इसने शुरू किया था, आज 1,40,00,000 से ऊपर फॉलोअर्स हैं। तो क्या आपको लगता है सरकार को ऐसे लोगों पर, ऐसे लोग यदि बेलगाम हो जाए, ऐसे बेलगाम लोगों पे लगाम लगा सकते हैं? क्योंकि आप देखिए इतने छोटे मंच पे जब पता है कि मनीष ठाकुर एक राष्ट्रवादी जर्नलिस्ट है, उस पर लोग इस तरह से कूद रहे हैं, तो आप समझिए कि इसके जो फॉलोअर्स हैं वो क्या कर सकते हैं? क्या वो तो नकारा निकम्मे निठल्ले हैं जो 7 लाख लोगों में भी सेलेक्ट नहीं हुए, अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंकने के लिए इधर उधर कूद रहे, चिल्ला रहे हैं। मनीष जी जो है, आपको जो गंभीर दर्शक हैं इसको देख रहे हैं, जो भी आगे देखेंगे, वो इसका इलाज यही है कि इसके खिलाफ बहुत प्रचंडता से अभियान अपने अपने स्तर पर शुरू करिए, अपने सोशल मीडिया के मंचों पर इसके बारे में लिखना शुरू करिए, लोगों को जागरूक करना शुरू करिए। हम 100 करोड़ हैं, इसको तो पाकिस्तान, कांग्रेस, इन सब ने मिला के 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर दिए हैं। लेकिन हम लोग जब लिखना शुरू करेंगे तो हम 80 करोड़ हिंदू हैं, 130 करोड़ भारतीय हैं। हम अगर एक एक पोस्ट 2-2 लिखना शुरू करेंगे तो ये नंगा हो जाएगा, बेनकाब हो जाएगा। इसका अभी तक तो कोई इसको ध्यान नहीं देता था ना, अब ये पहली बार ये खुल के सामने आया है। तो इसके खिलाफ अपने किसी की तरफ नजर उठा के देखने के उम्मीद की निगाह से देखिए, मतलब आप अपने स्तर से केवल लिखिए। आपके दर्शकों से कह रहा हूँ कि खूब लिखिए, जम के लिखिए, और ये जब ये बूंद बूंद करके सागर बनता है, एक दिन सुनामी इसके खिलाफ बहुत जल्दी आएगी पूरे देश में।